नमस्कार करते हैं। एसएससी जीडी 2021 साइंस से मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। बहुत मजा आएगा, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। हमसे पूछ रहा है कि जो एटम का एन शेल होगा, एन नंबर वाला जो शेल होगा, उसमें अधिकतर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये पूछ रहा है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। देखो हमें पता है कि एटम के सेंटर में भैया न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो है रास्ते बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जिनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो एन नंबर वाले शेल में कितना मैक्सिमम घूमेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके चारों ओर जो है ऐसे 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 हमारी शेल्स होंगी। जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम लोग के शेल बोलते हैं। सेकंड वाली शेल को जो है हम लोग एल शेल बोलेंगे। थर्ड वाले को एम बोलेंगे। और जो फोर्थ वाला शेल होगा उसको हम लोग एन शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथ शेल। अब किस ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला पकड़ो, 2n²। जहां पर ये n क्या है, ये शेल नंबर को बता रहा है। जैसे फर्स्ट वाले शेल के लिए, जो फर्स्ट वाले शेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड वाले 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4। तो हमें यहाँ पे चूंकि किसके लिए पूछ रहा है, n के लिए पूछ रहा है, तो मतलब हमारे फोर्थ शेल के लिए पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 2 जार हो जाएगी 32। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे nth शेल में जो है मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो इससे कम भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चूंकि पूछ रहा है तो हमें 32 यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसी तरीके से आपसे अगर किसी भी ऑर्बिट के लिए पूछे कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बस 2n² फॉर्मूला याद रखो, दबा के इसमें जो है फॉर्मूला ऑर्बिट नंबर डाल देना और निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल था भैया, वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की 1665 में, है ना, बाय ऑब्जर्विंग अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या किया, जो सेल का डिस्कवरी किया था, अल्टीमेटली उन्होंने देखा क्या था माइक्रोस्कोप में, है ना, क्योंकि इसके पहले तक तो 1665 के पहले तक लोगों को पता ही नहीं था सेल क्या होता है, क्या होता है। तो रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या देख लिया जो उनको सेल के बारे में पता चला। तो उन्होंने क्या किया, जो पीस ऑफ जो कॉर्क होता है भैया, कॉर्क समझ रहे हो क्या होता है, जो हमारी पेड़ होती है, पेड़ पेड़ का जो ट्रंक होता है उसका उसका छिलका निकालो, समझ रहे हो, उसकी जो होती है शाखाओं में से छिलका काट के निकालो, पतला सा छिलका, और उसी को हम लोग कॉर्क कहेंगे। तो जब कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में जूम इन करके देखा ना, तो उनको क्या है, ऐसे ऐसे डब्बा अनुमान जो है ऐसा 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 करके स्ट्रक्चर देखने को मिला। डब्बा अनुमान काफी ऐसे स्ट्रक्चर काफी सारे देखने को मिले, और इन्हीं को उन्होंने नाम रख दिया किस इन्हीं को जो उन्होंने 1665 डिस्कवर किया, समझ रहे हो। तो आपसे पूछा कि उन्होंने क्या अल्टीमेटली देखा, तो उन्होंने जो है कॉर्क को देखा था, समझ रहे हो, और इनको जो है सेल नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बेस पेयर सीक्वेंस। अब आपको शायद पता ना हो कि बेस पेयर क्या होता है। सोच रहे हो कि बेस पेयर तो पहली बार सुन रहे हैं भैया। देखो हमें पता है कि जैसे अगर हम सेल की बात करें, है ना, अगर हम प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल, कोई सी भी सेल आप ले लोगे, तो सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और हमें पता है कि न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं ना। अगर एक एक सेल की बात करें तो एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होंगे, मतलब 23 का पेयर बना होगा। इस तरीके से क्रोमोसोम ऐसा होता है ना भैया, इस तरीके का, हाँ इस तरीके का। तो इसमें क्या, ये वाला जो है फादर का होगा क्रोमोसोम, और ये वाली हमारी मदर की होगी। तो 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, और ये सारे कैसे रहते हैं, पेयर्ड अप रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें बेस पेयर के बारे में पूछ रहा है। तो देखो हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, तभी हम बेस पेयर समझ पाएंगे। ये देखो क्रोमोसोम है ये। अब देखो क्रोमोसोम को अगर मैं खींच के लंबा कर दूं, मान लो यहाँ से अगर मैं इसको खींच खींच दूं, तो ऐसा कुछ होगा। देखो इसको खींचने पर ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, खुल जाएगा, और इसको और खींच दिया मैंने, ये देखो दिख रहा है आपको। तो इसको मैंने क्या किया, ये टान के और लंबा कर दिया। तो देखो ये जो आप देख रहे हो, ये तो हमारा क्रोमोसोम था, ये वाली, ये तो क्रोमोसोम है। और ये जो आप देख रहे हो, मैंने उसको थोड़ा खींच के लंबा किया, तो ये है हमारी डीएनए। और जब डीएनए को और लंबा खींचा, तो ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग जीन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन, है ना। ये सारे आप देख रहे हो, ये इंडिविजुअल जो है जीन है। और ये जीन के बीच में कुछ ऐसे 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 हमारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, इस तरीके के ऐसे 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 ऐसे। इन्हीं को हम लोग बेस पेयर कहते हैं, समझ रहे हो। इन्हीं को क्या कहा जाता है, बेस पेयर कहा जाता है। अब टोटल 4 बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। वो एटीजीसी, याद रखना आप, एटीजीसी। ए हो गया हमारा एडेनिन, टी हो गया थाइमिन, जी हो गया गुआनिन, और सी हो गया साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो होता है क्या है, जो बेस पेयर होते हैं ना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हमारी एडेनिन और थाइमिन, इनके बीच में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और ये गुआनिन और साइटोसिन जो होगा, इनके बीच में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो, इस तरीके से। ये तो मैं डीएनए के लिए बता रहा हूँ, है ना। अगर हम आरएनए के लिए बात करें, जैसे वायरस वगैरह में क्या होता है, आरएनए होता है, तो आरएनए में जो है ना हमारी ये थाइमिन नहीं होती है। आरएनए में अगर बात करें तो एडेनिन के बाद यहाँ पे यूरासिल होता है, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से होता है, समझ रहे हो बात। तो हमने क्या देखा, बेस पेयर समझ लिया क्या होता है। इस बेस पेयर से छेड़खानी करना, जैसे ये बेस पेयर कहलाते हैं, 4 बेस पेयर आपको देखने को मिले आपको डीएनए में, है ना। आरएनए में भी 4, आरएनए में भी अगर बात करें तो एक जीन के अंदर आपको 4 बेस पेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह आपको यूरासिल देखने को मिलता है।
अगर किसी ने इस बेस पेयर से छेड़खानी कर दी तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको आप क्या कह सकते हो, जिसको आप लोग जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन कह सकते हो। क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसी का एक और नाम है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे जो है सरकार ने पाबंद लगा, इसको जो है ना अलाउ नहीं किया है करने के लिए, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे में बात करें, हमारे में अगर किसी दूसरे जानवर का जीन डाल दिया, मान लो चेंज कर दूसरे जानवर का जीन डाल दिया, तो क्या है हमारे में जो इस तरीके के उनकी कैरेक्टर, उनके गुण आ जाएंगे। तो इस चीज को जो है सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन अभी भी क्या है, ये कुछ फलों वगैरह में जो है, फलों में फूलों में इस चीज को अलाउ किया गया है। उसलिए आप देखोगे कि कुछ कुछ जो है कुछ कुछ ऐसे आपके सब्जी देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मली उसके साइज छोटे होते थे, अब क्या काफी बड़े बड़े, जैसे ककड़ी की बात करें, पहले साइज में छोटा आता था, अब क्या बड़ा आने लगा है। तो वहां पे लोग जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन से ऊपर नीचे छेड़खानी कर देते हैं, लेकिन ये मानव में जो है साफ इसका इस रोक लगाया गया है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे क्या बताया गया कि इन ये चार आपको दिख रहे हैं, तो चार में से ऐसा मैं क्या करूंगा जिससे कि हमारी वाटर और फूड कंटेमिनेट नहीं होगी, प्रदूषित नहीं होगी, है ना, समझ रहे हो, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, केमिकल रन ऑफ फ्रॉम दी फैक्ट्रीज, आपको पता है फैक्ट्रीज वगैरह जो होते हैं ज्यादातर नदियों के पास ही होते हैं, उनका जो आउटलेट होता है, जो भी उसमें से गंदगी निकलनी होती है, जो भी उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है फैक्ट्रीज का, वो ज्यादातर क्या होता है भैया, पीछे से जो है उनका आउटलेट नदी में गिरा देते हैं वो लोग। तो केमिकल रन ऑफ अगर होगा, वो गंदगी अगर पानी में गिरा देंगे तो उससे क्या होगा, वाटर कंटेमिनेशन तो होगा ही होगा, पानी तो गंदा होगा, जाहिर सी बात है, समझ रहे हो। तो पहला तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि क्या करने से नहीं होगा पूछ रहा है, क्या कि मतलब ऐसा हम इन चारों में से क्या करें जिससे कि हमारी वाटर या फूड कंटेमिनेट नहीं होगी, तो पहला वाला तो कर ही दिया कंटेमिनेट, उसको छोड़ दो। दूसरा देखो, इनकरेक्ट फूड स्टोरेज, ये भी एक कारण हो सकता है। आपने अगर सही से फूड को स्टोर नहीं किया, मान लो किसी गोदाम में रख दिए खाने को, सही से स्टोर नहीं किए हो, उसकी जो है देखभाल नहीं करे हो, साफ सफाई नहीं करे, उसमें क्या है, अलग अलग उसमें जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब अटैक कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इनकरेक्ट फूड स्टोरेज करने से भी हमारी खाना या पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। तीसरा देखो, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स इन द एटमोस्फियर, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होते हैं यूनिसेलुलर, हमें आंख से दिखते भी नहीं है ना, आपके आसपास कई सारे जो है यहाँ पे वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, आपको आंख से तो दिख नहीं रहा है भैया। तो उन सब की भी क्या है कि अटैक करने से, है ना, कि अगर वो जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर हमारे खाने पे जाके बैठ जाए या हमारे अंदर भी अगर आ जाए, तो इससे क्या होगा, खाना प्रदूषित हो जाएगा, खाने में अगर जाके बैठ जाए, पानी में जाके बैठ जाए, तो समझ रहे हो। तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के एटमॉस्फेयर में होने से फूड फूड और वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन चौथा देखो, बाइट बाय स्ट्रे एनिमल्स, है ना, जो जानवर वगैरह होते हैं, एनिमल्स की बात करिए, किसी इंसेक्ट की भी बात, जैसे अगर मैं अगर मॉस्किटो की भी बात करूं, मॉस्किटो की बात करूं, या मैं, है ना, किसी फ्लाई की बात करूं, समझ रहे, मधुमक्खी वगैरह ये सब की, तो उन सब भी अगर तुमको काट ले, कोई कुत्ता अगर मान लो तुमको काट लिया, तो इन सब के काटने से जो है आप तो बीमार हो सकते हो। अगर आपको काट लिया तो आपको कोई सी, जैसे अगर कुत्ते की बात करें, अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट काट लिया तो आपको रेबिस नाम की बीमारी हो सकती है, समझ रहे हो, रेबिस जो है वो कुत्ते के काटने से होती है, बहुत खतरनाक होता है भैया रेबिस। जिसको रेबिस हो गया ना, अगर किसी पागल कुत्ते के काटने में आपके आपने 10 दिन के बीच में अगर सुई नहीं लिया रेबिस का, तो ये रेबिस इतना खतरनाक है आपका जान ले सकता है, समझ रहे हो। 10 दिन के भीतर अगर आपने इंजेक्शन ले लिया तो सही है, लेकिन इसके बाद जो है इसका कोई इलाज नहीं है, आपका मरना तय है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि स्ट्रे एनिमल्स के काटने से हमारे ऊपर संकट आ सकता है, या किसी दूसरे एनिमल को काट लिया तो उनके ऊपर संकट आ सकता है, लेकिन इससे क्या है, खाना और पानी प्रदूषित नहीं हो रहा है। तो ये हमको सही दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, समझ रहे हो। अगला देखते हैं, अब क्या बोल रहा है कि विटिकल्चर ग्रेप से रिलेटेड है ना, जितने भी हमारे अंगूर वगैरह होते हैं उनकी खेती करना विटिकल्चर कहलाती है। उस तरीके से फ्लोरिकल्चर क्या होता है, सिनोनिमस यहाँ पे बोल रहा है बताने को कि विटिकल्चर ग्रेप से रिलेटेड है, तो फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड है, यहाँ पे सिल्कवर्म दिख रहा है, फ्लोरिन दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, प्लांट्स दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन फ्लावर कलेक्ट दिख रहा है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर जो है ना फ्लावर से रिलेटेड है ना, फूलों की खेती बाड़ी करना, उनका देखभाल करना, पालन पोषण, तो ये जो है तीसरा हमको फ्लोरिकल्चर जो है वो फ्लावर से रिलेटेड सही दिख रहा है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। सिल्क वर्म जो आप देख रहे हो ना, सिल्क वर्म में से सिल्क निकालना, वो तो सेरिकल्चर कहलाता है, समझ रहे हो। अगर पूछता है कि सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, तो वो होता है सिल्क वर्म, लेकिन अभी तो फिलहाल है नहीं, आगे देखते हैं। अब समझते हैं नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास हो गया m1, आपको पता है हम सबकी मास होती है ना, किसी का मास 50 केजी होगा, किसी का 60 केजी होगा, है ना, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ। लोग अमूमन गलत बोलते हैं कि अमीर मेरा वेट 40 केजी है, 50 केजी ना, वो अल्टीमेटली अपना मास बताना चाह रहा है लेकिन वेट बता देते हैं, समझ। तो हम सबके अपना मास अल्टीमेटली बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वेट वेट लोग बोल देते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारी क्या, हम सबकी कुछ ना कुछ अपनी मास होगी भैया। एक बॉडी जिसका मास m1 हो गया और दूसरी बॉडी है जिसकी मास m2 है, इसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, फोर्स एक्ट करेगा। जैसे मैं अगर बात करूं मेरी अपनी कुछ मास होगी, इस पेन की कुछ मास होगी, हम दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है। किसी भी दो बॉडी में जिसमें मास हो, फोर्स एक्ट करता है, मेरे और यहाँ पे जो है
पेन टैब के बीच में, मेरे और लैपटॉप के बीच में, मेरे और किसी भी बॉडी के बीच में जो है जिसकी मास हो उनके बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होता है। और ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन वाला फोर्स, रिपल्शन वाला नहीं, अट्रैक्शन वाला। अब बोलोगे अट्रैक्शन हो रहा है तो ये मेरे से आगे चिपक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू इतनी कम होती है, माइनस में होती है, मतलब इतना कम होता है इसकी वैल्यू, इसका असर नहीं दिख रहा होता। लेकिन हाँ, फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही होती है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है उसकी फॉर्मूला होती है F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है अल्टीमेटली वो फोर्स की वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो आप देख रहे हो फॉर्मूला F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है हमारे न्यूटन ने दिया था। आपको पता है न्यूटन ने अपने जीवन काल में टोटल 4 फॉर्मूला दिए थे। 3 तो उन्होंने लॉ ऑफ मोशन के ऊपर दिया था और चौथा उनका जो फॉर्मूला था वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर था, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि किसी भी दो बॉडी जिसकी मास m है उनके बीच में F अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे m1 m2 इनकी मास होगी और r जो देख रहे हो इनके बीच की दूरी है, r जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। जितना ज्यादा दूरी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या होगी? फोर्स कमेगी, है ना? दूरी बढ़ाते जाओगे फोर्स कमती जाएगी, दूरी बढ़ाते जाओगे फोर्स कमती जाएगी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सही है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। विटामिन K1 जो होता है ना, इसका एक और नाम क्या है आपको पता है? विटामिन K की हमारी बॉडी में बहुत आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता तो बहुत है भैया। अगर हम बात करें ब्लड की क्लॉटिंग, खून को जमाना है, मान लो कहीं पे कट आ गया, मेरे कहीं पे कट आ गया, कहीं पे गिर गिर गया, छिल गया, तो वहां से आपका खून तो निकलेगा और कुछ ही सेकंडों कुछ ही मिनटों के अंदर खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये निकलना बंद क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे खून जम गया, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में खून जम गया। और इस खून को जमाने में विटामिन K का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ अगर मैं बात करूं विटामिन K के और दोस्तों के, भैया किन्होंने मदद किया, तो हमारे ब्लड में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपको जो है फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोब्लास्टिन, क्या बोला? फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोब्लास्टिन, ये दो ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिनके साथ में विटामिन K1 हाथ मिलाता है। और ये तीनों जो है खून को जमाने में, उसको जिसको हम क्या बोलते हैं, खून का थक्का होना, ये कराने में मदद करवाते हैं। तो विटामिन K1 का आपने रोल समझ लिया, हमारे बॉडी में क्या काम है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है मदद करवाता है। और इसका एक और नाम क्या होता है? थायमीन। बिल्कुल, इसका एक और अगर नाम बोलूं विटामिन K1 का तो ये थायमीन होता है। इसको टिक करते आगे बढ़ते चलते। अगला देखते हैं, जाइका वायरस के बारे में पूछ रहा है भैया, बहुत खतरनाक है। जाइका वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है, बनावट भैया अलग तरीके की हो जाती है। अब उनकी शकल सूरत देखोगे बच्चों की, जिनको जाइका वायरस होगा, बेसिकली बच्चों में होता है जाइका वायरस। तो जाइका वायरस जिसको होगा उसका शकल सूरत देखोगे, बनावट अलग ही हो जाएगा, है ना? शकल, ये सर जो है काफी छोटा हो गया, उनका फेस पार्ट काफी बड़ा हो गया, इस तरीके का बनावट अलग सा हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो है किस मॉस्किटो के काटने से होता है? ये एक मच्छर के काटने से होता है। मॉस्किटो में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे यहाँ बताया गया क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, हेमोगोगस। तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी की मॉस्किटो होती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करूं तो ये एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग फिलेरिया बोलते हैं। फिलेरिया या इसका एक और नाम है एलिफेंटियासिस। उसमें क्या होता है ना, पैर काफी फूल जाता है। मैं देखिए लोगों का कई बार क्या होता है, एक पैर तो सही होता है और दूसरा पैर काफी फूल सा जाता है, इसको हम लोग फिलेरिया बोलते हैं या एलिफेंटियासिस बोलते हैं। तो वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से। समझ रहे हो? यहाँ पे बात किया गया एनोफिलिस मॉस्किटो, वो होता है जिनको मलेरिया होता है, मलेरिया। वो जो हमारी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उनके काटने से उनको मलेरिया होता है। यहाँ पे बात किया हेमोगोगस की, तो हेमोगोगस एक ऐसा मॉस्किटो है जो कि येलो फीवर करवाता है भैया। जिनको येलो फीवर होता है ना, उनके देखोगे आंख, कान, नाक वगैरह पूरा पीला पड़ जाता है। देखो पीला तो हमको, पीला वगैरह की बात करें तो आंख देखो काफी ज्यादा पीला पड़ जाएगा, उनके जो है सर वगैरह दर्द करेंगे, समझ रहे हो? तो उसको येलो फीवर बोलते हैं। यहाँ पे देखो, और एडिस मॉस्किटो जो है, एडिस मॉस्किटो डेंगू करवाता है। इसको डेंगू हो गया हो, वो एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। और एडिस मॉस्किटो ही जो है वो जाइका वायरस का भी कारण है। देखो अल्टीमेटली जो है ना, किसी मच्छर के काटने से अल्टीमेटली कोई डिजीज नहीं होता है। उस मच्छर के ऊपर कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस या कौन सा प्रोटोजोआ बैठा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मलेरिया की बात करूं तो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है उसके ऊपर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ बैठ जाता है। ये जो है मेल और फीमेल दोनों में बैठता है ना? मेल और फीमेल दोनों के ऊपर बैठता है। लेकिन क्या होता है ना, जो हमारी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है वो हमारे बॉडी में आती है खून लेने के लिए। जो मेल मॉस्किटो होता है वो तो चला जाता है भैया, फूलों में से उसको जो है उसका रस ले लेता है। लेकिन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, चूंकि उसका जो बच्चा होता है उसको जिंदा रखने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे अंदर आता है, हमारे में से खून लेता है। और जब वो डंक गराता है तो क्या होता है, अपना प्लाज्मोडियम, उसका जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हमारे अंदर आ जाता है, जिससे कि मलेरिया होता है। समझ रहे हो? उस तरीके से एडिस भी जो है हमको जाइका वायरस करवाता है। उसके ऊपर ऐसा कुछ प्रोटोजोआ होगा जो कि हमारे बॉडी में आ गया और हमको जाइका वायरस हो जाता है। समझ रहे हो? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एडिस मॉस्किटो। देखो एडिस मॉस्किटो में अलग अलग टाइप की एडिस मॉस्किटो होती है। जैसे मैंने बताया ना, एडिस मॉस्किटो से हमको डेंगू भी होता है और एडिस मॉस्किटो से हमको जाइका वायरस भी हो सकता है। इसकी अलग अलग वैरायटी होती है एडिस मॉस्किटो के। आगे देखते हैं,
अब बताया गया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, ये सबसे पहले ये नाम किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, अगर मैं सेल की बात करूं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, अलग अलग ऑर्गेनिल्स होते हैं ना, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कहीं पे हमारी गोल्गी बॉडी होगी, कहीं पे हमारे वैक्यूल्स होंगे, समझ रहे हो, कहीं पे लाइसोजाइम होगा, फिर आपका सेंट्रोजोम होगा, उस तरीके से सेंटर में जो है हमारी न्यूक्लियस भी होगी, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, न्यूक्लियस भी तो होता है भैया। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा होता है ना, जो फ्लूइड न्यूक्लियस में होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और जो फ्लूइड बाहर होता है यहाँ पे अंदर में, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, इन दोनों को इकट्ठे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, समझ रहे हो। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, और साइटोप्लाज्म को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों इकट्ठे क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। और सबसे पहले ये बात किसने कही थी? हमारे पुरकिंजी नाम के एक हमारे जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बात कही थी, पुरकिंजी। तो ये सही है, आगे टिक करते आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखो, अब बता रहा है कि इनमें से चार आपको यहाँ पे अब देख रहे हो कंपाउंड दिए गए, CHCl3 NaCl N2CH4, है ना। CHCl3 क्या है भैया? ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, आपको पता है ना। क्लोरोफॉर्म जो होता है बेहोशी में काम आता है, किसी को बेहोश करना है, आराम से आप क्लोरोफॉर्म सुंघा दो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश करता है। जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना अस्पताल में बेहोश करने के लिए, किसी को मान लो कुछ देर के लिए बेहोश करना है, तो उसको क्लोरोफॉर्म नहीं देते हैं वो लोग, क्लोरोफॉर्म की जगह उनको ईथर देते हैं, ईथर। क्लोरोफॉर्म तो कुछ देर में वो इंसान जग जाता है फिर, लेकिन किसी को जो है बहुत देर तक अगर बेहोश रखना है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वो ईथर से बेहोश करते हैं उनको, समझ रहे हो। यहाँ पे NaCl बताया गया है, जो नमक होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड। नमक तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग जो नमक खाते हैं घर में उसको सोडियम क्लोराइड से बना होता है वो। आपको पता है N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। और CH4 हो गया मीथेन। CH4 क्या है? मीथेन गैस है, समझ रहे हो। मीथेन गैस जो है काफी ये डेंजरस है, मीथेन गैस काफी पॉइजनस होता है भैया, सही से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए मीथेन गैस के। अब बताया किसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। देखो आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या बोला? एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने उसको पकड़ लिया, तभी आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे देखो CHCl3 है, तो चेक करो यहाँ पे हमारा कार्बन है, कार्बन जो है इन सब के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो चलो, कार्बन के पास आपको पता है चार हाथ होते हैं, कार्बन के चार हाथ होते हैं भैया, चारों के साथ दोस्ती कर लेगा। तो एक कर लिया हाइड्रोजन के साथ दोस्ती, और एक किया इधर क्लोरीन, एक किया इधर क्लोरीन, एक किया इधर क्लोरीन। वाह, खूब मजा मार रहा है। तो देखो तीन क्लोरीन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और यहाँ पे कार्बन हो गया, CHCl3 हो गया। अब देखो आपको पता है कि कार्बन, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? एटॉमिक नंबर मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको अगर आप शेल में भरोगे, आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम, और दूसरे शेल में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। समझ में आ रहा है? अगर आप 2n² फॉर्मूला डालोगे तो सेकंड शेल में n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जार हो जाएगा 8, तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 में से 2 तो पहले में निकल गए, कितने बचे? 6 और बचे, 6 होते हैं ना, 6 में से 2 तो पहले निकल के 4 बचे, और तो 4 चले जाएंगे दूसरे शेल में, समझ रहे हो। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, उसको अगर आप शेल में अरेंज करोगे तो फर्स्ट शेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके पास 17 ही होते हैं, 10 तो यही निकल गए, बचे 7। तो थर्ड शेल जिसको हम लोग M शेल भी बोलते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। अब एक काम करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दे दिया 7, है ना। उस तरीके से हाइड्रोजन की बात करें, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भैया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे चलो हमने दे दिया। यहाँ पे भी क्लोरीन के पास 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके इसके पास भी जो 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। अब देखो कार्बन के पास कितना होता है? लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली आपको पता है ना, जब भी बॉन्ड बन रहा होता है तो बॉन्ड बनने में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लास्ट शेल वाले, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सबको नहीं, इन सबको भूल जाओ, लास्ट शेल वाले को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास चूंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 को डालते हैं, 1 2 3 4। अब देखो कोई भी एटम चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, कोई भी चाहता है ना कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट मतलब क्या कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, लास्ट शेल में मेरे जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखो देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, मेरे पास 8 हो जाएगा। यही चाहेगा ना कि मैं किसी से जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लूं ताकि मेरे पास जो है 8 हो जाएगा। अब लेकिन आप देखो क्या कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या? कार्बन तो नहीं देगा ना। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कार्बन के पास तो 3 ही बचेंगे, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, उसका तो ऑक्टेट नहीं हुआ ना कंप्लीट, समझ रहे हो। उस तरीके से ये कार्बन इसको भी नहीं दे पाएगा, इसको भी नहीं दे पाएगा, इसको नहीं दे पाएगा। मतलब यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाह रहा है, दूसरे को तो लेने का मन है लेकिन ये कार्बन छोड़ना ही नहीं चाह रहा है।
मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो बोलोगे कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे हमारी कोवैलेंट बॉन्ड बनती है। कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, समझ रहे हो। टोटल जो है 3 तरीके के बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, और तीसरा हमारी जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। वो बेसिकली कोवैलेंट का स्पेशल रूप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक और होता है हमारा जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। वो बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन फोन लगाए। क्या करे? फोन लगाए। जब हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना हाइड्रोजन, तो वो फोन लगाता है, तो हम बोलते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बनेगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ना कि पूरा पूरा लूज कर देगा। अगर NaCl की बात करें तो NaCl में आपको इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा रिसीव करता है। जिसमें आपको दिखा दूं, इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, ये देखो, इसको मैं यहाँ से हटाता हूं और मैं आपको NaCl का दिखाता हूं वहां पे क्या होता है। यहाँ पे तो हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी भैया, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, चूंकि अगर वो लूज कर जाएगा तो उसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं, है ना। दोनों को अपना जो है डिमांड पूरा करना है, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब देखो NaCl के केस में क्या होगा। NaCl में सोडियम की होती है एटॉमिक नंबर कितनी? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अगर शेल में भरोगे तो 2,8,1, मतलब M शेल में जो है सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17। इसको अगर आप शेल में भरोगे तो 2,8,7, मतलब M शेल में जो है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहां से क्लियर कट दिख रहा है ना कि ये देखो, अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब उसको अगर अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो वो क्या करेगा? इस एक को लूज कर देगा, और एक को लूज करेगा, इसको अगर दे देगा, इसके पास तो 7 है, और एक लेने से इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना। हाँ, तो देख लो यहाँ पे सही है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कर भी देगा, और ये लेना चाहता है तो वो उसको दे भी देगा। तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया, तो यहाँ पे बनेगा हमारी आयनिक बॉन्ड। याद रखना, आयनिक बॉन्ड तभी बनती है जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा पार्टी उसको गेन करता है। लेकिन जब एक लूज करने को तैयार हो ही ना, तो उस केस में हमारी जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उस समय कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे चूंकि आयनिक बॉन्ड की बात की गई है, तो आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा? NaCl के बीच में। अब यहाँ पे चेक करोगे N2 में, यहाँ भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगी। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसको आप शेल में भरोगे तो कितना होगा? 2,5। 2,5 ही तो होगा ना शेल में अगर भरोगे तो उस तरीके से कितने? 2 नाइट्रोजन है, इसके पास भी क्या होगा? 2,5। आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन डालूं तो 1 2 3 4 5, उस तरीके से इसके पास देखो 1 2 3 4 5। अब देखो इसको 8 करने के लिए 3 चाहिए, 5 इसके पास है ना। अब इसको जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस तरीके से इसको भी चाहिए। अब देखो अगर ये नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इसको दे दे, तो इसका तो मन भर जाएगा, मजा मार लेगा, लेकिन इसके पास तो 2 ही बचेंगे, इसका तो कंप्लीट नहीं हुआ ना ऑक्टेट, समझ रहे हो। दोनों का कंप्लीट होना चाहिए। उसलिए क्या होगा यहाँ पे, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, शेयरिंग होगा। देखो इस तरीके से, ये देखो। अब आप चेक करो, इस नाइट्रोजन के लिए 8 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। उस तरीके से इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इससे शेयर कर लेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे मतलब शेयरिंग हुई है, 3 इसने इसका लिया, 3 इसने इसना, मतलब शेयरिंग, मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास 3 तरीके के चॉकलेट है, और मेरे एक दोस्त के पास 3 तरीके के चॉकलेट है। मेरे को जो है 6 चॉकलेट का टेस्ट लेना है। एक तरीका क्या है कि उससे मैं तीनों छीन लूं, तो मेरे पास तो पहले से 3 थे ही, तो 3 + 3 6 का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन इससे क्या है कि वो घाटा में चला गया भैया, उसको लॉस हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 3 चॉकलेट में से आधा उसको दे दूंगा, मैं तीनों में से आधा आधा दे दूंगा उसको, और उसके तीनों में से मैं क्या है हाफ 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 ले लूंगा। तो इससे क्या है, देखो हम दोनों ने यहाँ पे शेयरिंग करी है, मतलब ना मैंने उससे कंप्लीट छीना, ना उसने मुझसे कंप्लीट छीना, लेकिन फिर भी क्या है, हमें दोनों को जो है 6 चॉकलेट का टेस्ट मिल गया। तो ये होता है शेयरिंग का मतलब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। कितने? यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड आपको बनते हुए दिख रहे हैं। देखो ये 1 2 3, ये हमको यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे। समझ में आ गया? तो आप चेक कर लेना, इसमें तीनों में आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे, बस नाइट्रोजन ही है, सॉरी NaCl, इसमें आपको जो आयनिक बॉन्ड बनते हुए दिखता है। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो है लूज हुआ, दूसरे ने गेन किया। आगे देखते हैं। अब बता रहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय डैश। देखो प्रेशर जो होता है ना, उसकी फॉर्मूला होती है फोर्स अपॉन एरिया, या इसको एक और बोल सकते हो थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या बोल सकते हो? थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब जैसे मान लो कोई ए एरिया है, मान लो F अमाउंट का फोर्स जो है, F अमाउंट ऑफ फोर्स ए एरिया पे लग रहा है। मान लो कोई एक एरिया है भैया, कोई सी एक एरिया है, उसमें मैं जो है फोर्स लगा रहा हूं, F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं किसी एरिया पे। F अमाउंट ऑफ फोर्स अगर ए एरिया पे लग रहा हो, तो 1 अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना, 1 न्यूटन का फोर्स अगर लगाए, तो कितना होगा उसका वैल्यू? उसका वैल्यू हो जाएगा A अपॉन एफ, A अपॉन एफ, है ना। इसको रिवर्स कर दूंगा तो F अपॉन A हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं
कि अगर ए एरिया पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लगे, एफ अपॉन ए, उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए। तो मतलब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा हो, यही होता है प्रेशर। प्रेशर मतलब छोटे से एरिया, कितना छोटा था, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, इसी यही कहलाता है प्रेशर। तो हो गया ना, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट, थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स ही है ना, थ्रस्ट भी क्या है, फोर्स है। अगर फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा है, जैसे मान लो ये दीवार है, जैसे मान लो ये दीवार है, इस पे फोर्स लगाना है, तो एक तरीका है कि ऐसे लगाए, एक तरीका है ऐसे लगाए, लेकिन अगर ऐसे लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं थ्रस्ट। इसका मतलब मैंने 90 डिग्री पे फोर्स तो लगाया, और जो फोर्स लगाया जिस सरफेस पे, वो बस 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस था, तो एरिया भी बहुत छोटा भैया, और थ्रस्ट भी लगा दिया 90 डिग्री पे, तो इसी को बोलेंगे इसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर लगाया गया। क्या बोलेंगे, प्रेशर लगाया गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो एरिया को टिक मारो, कहाँ एरिया, ये रहा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं। रेशियो, रेशियो का क्या मतलब होता है, रिलेशन। रेशियो मतलब होता है रिलेट करना। यहाँ पे देखो, तो स्पीड, स्पीड को अगर मेजर करना हो तो स्पीडोमीटर, आपको पता है ना, जितने भी गाड़ी होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो गए, उनमें अगर आपको स्पीड चेक करना हो किस स्पीड से आप गाड़ी मूव कर रही है, तो उसमें क्या होता है, मीटर लगा होता है ना, मीटर में कांटा मूव करता है, बताता है कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हो, 40 से, 50 से, 60 से, तो स्पीड बता रहा होता है स्पीडोमीटर। उस तरीके से अगर मुझे एयर प्रेशर मेजर करना है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, और हवा में अलग अलग टाइप के गैसेस होंगे हमारे, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बहुत तरीके के गैस होंगे, और वो क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं भैया। हवा भी तो प्रेशर लगाती है ना, आप जब बलून जब फुलाते हो तो बलून कैसे फूल जाता है, क्योंकि आपकी हवा प्रेशर लगा रही है उस पर। तो एयर भी जो है हमारे ऊपर भी प्रेशर लगा रहा है, हमारे ऊपर भी क्या है, हर समय जो है साइड साइड से, ऊपर नीचे से, हर जगह से क्या है, हवा का जो है दबाव लगते रहता है। समझ रहे हो, तो इस दबाव को किससे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए आती है हमारी बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करेंगे कि कितना एयर प्रेशर लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, उसको मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो ऑप्शन 4 सही है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखो, बताया गया कर्ड, कर्ड मतलब क्या होता है, दही। और विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर एक होते हैं हमारी जो है आपने देखा होगा, जो जो फास्ट फूड बनाते हैं, चाउमीन हो गया, मोमो, जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं, उनमें क्या करते हैं, खट्टा एक पदार्थ डालते हैं, कि एक खट्टा तरीके का वो लोग जो है सॉस टाइप का डालते हैं, उसको विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर हो गया, या दही हो गया, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है भैया, है ना। दही का भी टेस्ट तो खट्टा ही होता है ना। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें चीनी मिला के उसको मीठा कर देते हैं हम लोग, लेकिन उसका अल्टीमेटली दही जो है, प्योर दही की बात करें, काफी खट्टा होता है, वो विनेगर भी खट्टा होता है। तो उसका टेस्ट खट्टा किसके कारण है, उसमें क्या होता है, क्या केमिकल होता है कुछ, कि एसिड होता है, कि प्रोटीन होता है, कि ईस्ट होता है। देखो, एसिड के होने से जो है ना वो खट्टा होता है, समझ में आ रहा है। बेसिकली बेसिकली एसिड वगैरह होगा कर्ड में, विनेगर में, उसका टेस्ट हो जाता है खट्टा। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे देखो देखो, जितने भी एसिड होते हैं सब खट्टे होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं सारे खट्टे होते हैं। जितने भी बेस होते हैं ना, बेस, वो सारे कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे करेला कैसे कड़वा होता है, उस तरीके से जितना भी बेस हमारा होता है मौजूद, वो सब कड़वा होता है। जितना भी एसिड है सब खट्टा होता है। समझ रहे हो, प्रोटीन तो होगा नहीं भैया प्रोटीन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन अमीनो एसिड से बन के बनता है ना। समझ रहे हो, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट का यूज कहाँ आता है, ईस्ट का यूज अगर बात करें, किसी चीज को अगर सराना हो, जैसे शराब की बात करें, शराब कैसे बनता है, शराब फल को सरा के बनाया जाता है। फल वगैरह कलेक्ट कर लो, उसमें ईस्ट डाल दो। आपको मान लो शराब बनाना है, तो फल कलेक्ट कर लो, अलग अलग टाइप का फल कलेक्ट कर लिया, उसको उसमें क्या करो, दुकान से खरीदो ईस्ट, ला के मिला दो, और 2-3 दिन के लिए छोड़ दो सड़ने के लिए। जब वो सड़ जाएगा तो उसका जूस निकाल लो, उसको पी लो, वही हो गया शराब। समझ रहे हो, तो ईस्ट क्या का काम करता है, किसी चीज को सराने का काम करता है ईस्ट। तो खट्टापन क्यों आया, समझ गए, एसिड डालने से जो खट्टापन आ जाता है किसी भी चीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इनमें से कौन कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है। देखो, दो तरीके के एनिमल हो सकते हैं, या तो कोल्ड ब्लडेड, या एक होता है वार्म ब्लडेड। जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी का तापमान एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे हम लोग अगर बात करें, हम लोग कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाले हैं। हम लोग कैसे हैं, गर्म खून वाले एनिमल है। हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, हम लोग, हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को ऊपर नीचे रेगुलेट कर लेती है। लेकिन जो जितने भी दूसरे रेप्टाइल्स होते हैं ना, जितने रेंगने वाले जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मी वगैरह में आपको जो सांप देखने को नहीं मिलते हैं ज्यादा। क्यों, क्योंकि उनको गर्मी तो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, वो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, अपना बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट कर नहीं पाएंगे उसके अकॉर्डिंग, उसलिए क्या करते हैं, बिल में चले जाते हैं वो। ठीक है, तो बताया गया है कि, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है। देखो, शार्क, शार्क कोल्ड ब्लडेड है, ये तो पानी के अंदर रहता है भैया। पानी के अंदर जितने भी रहते हैं सब कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को कभी बुखार होता ही नहीं है। कैसे होगा बुखार, सोचो, जिसका टेम्परेचर
कभी कॉन्स्ट फिक्स है ही नहीं, उसको तो बुखार हो ही नहीं सकता। तो जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल उनको बुखार नहीं होता है। जो जितने पानी में रहने वाले शार्क हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, फ्रॉग हो गए, फ्रॉग भी तो पानी में ही रहता है ना। फ्रॉग हमारा एक एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियन। एम्फीबियन उसे कहते हैं जो कि पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, शार्क, ये तीनों कैसे हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम भी कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है, गर्म खून वाले हैं। हम लोग अपना टेम्परेचर जो रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, अपने आप बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। रैबिट कैसा हो गया भैया? रैबिट होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कोल्ड ब्लडेड नहीं है, तो रैबिट हो गया आंसर। रैबिट कोल्ड ब्लडेड नहीं है, वो कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है, गर्म खून वाला होता है। रैबिट हो गया सही आंसर। टिक करते और आगे बढ़ते चलते। अगला देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। देखो यहाँ पर अलग अलग आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्टेपिस, फिब्युला, टिबिया, फीमर, नेल। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कान, अगर कान की बात करें, जो बाहरी हिस्सा होता है ना, इसको पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। इसको बोलते हैं आउटर ईयर। अगर आप देखोगे कान के अंदर अगर घुसोगे ना, तो आपको मिलेगा मिडिल ईयर और मिलेगा इनर ईयर। तो मिडिल ईयर में अगर बात करें, मिडिल ईयर में उसमें 3 तरीके की हड्डी होती है ना, मेलस, इनकस, स्टेपिस। मेलस, इनकस, स्टेपिस। मेलस, इनकस, स्टेपिस। 3 छोटी छोटी हड्डी होती है हमारी मिडिल ईयर में। तो वो तीनों तो तीनों बहुत छोटी होती है, मेलस, इनकस, स्टेपिस। और उन तीनों में से भी जो है स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी होती है। कौन सी हड्डी? स्टेपिस हड्डी। तो छोटा तो पता चल गया स्टेपिस भैया, जो कि हमारे कानों में होता है, इन मिडिल ईयर में। पूछेंगे अब बोलेगा लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है। हमारी जो जांग का हड्डी होता है, जांग का, जिसको फीमर बोलते हैं, जांग में जो होता है हमारी हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर हड्डी। और यही एक हड्डी ऐसी है जो कि खोखली होती है। बिल्कुल, हमारे बॉडी में ऐसा एक भी हड्डी नहीं है जो कि खोखला होता है, बस एक फीमर हड्डी ऐसी होती है जो कि सबसे लंबी होती है और खोखली होती है। समझ में आ रहा है? और खोखला भी तो होना पड़ेगा भैया। और खोखला होगा नहीं, मान लो अगर अंदर माल पुर्जा भरा हुआ है तो सही से चल नहीं पाओगे, उसे उसको खोखला बना दिया है भगवान ने। सबसे छोटी हड्डी होगा स्टेपिस, सबसे बड़ा हड्डी हो गया फीमर। इसको टिक मारो, मजा मारो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर देखो यहाँ पे क्या बताया गया, स्पिग्मो मैनोमीटर। इतना ना बड़ा नाम, स्पिग्मो मैनोमीटर का क्या यूज है पूछ रहा है। उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए, धारा नापना है, या आपको मान लो ह्यूमिडिटी चेक करना है, विंड चेक करना है, ब्लड प्रेशर। बाप रे, यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कितने एम्पियर किया, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारी हमारी क्या आती है? एमीटर आती है ना। एमीटर एक डिवाइस है जो कि कितना आपका करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, उसको वो बता देता है। तो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट होगा नहीं भैया, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये हम लोग मेजर कर सकते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको कितना ह्यूमिडिटी है वो बता देता है। विंड को मेजर कर नहीं पाएंगे, विंड को जो है हम लोग, वो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर है ना, बेसिकली ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में बात करें, जो हेल्दी ह्यूमन बींग होगा, उसमें ब्लड प्रेशर होगा 120/80। 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 होता है आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ रहे हो? अरे आपकी खून जो होती है, एक तो क्या करता है, हार्ट आपका पंप करता है खून, तो सारे बॉडी में जाता है, और बॉडी में से भी तो दोबारा हार्ट में आता है खून ना, और हार्ट में आने के बाद फिर वो लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है खून। तो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, वो 120 से पंप करता है। कितना? 120 mmHg, 120 mmHg, इतने प्रेशर से हार्ट जो है पंप करता है ब्लड में। और हार्ट के पास कितना प्रेशर से आता है? बाकी हार्ट के पास भी तो खून आएगा ना, सारे बॉडी के पास तो पहले खून चला गया, उसके बाद अलग अलग बॉडी पार्ट से वापस जो है हार्ट के पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऐसे ब्लड हार्ट के पास आता है। और उसकी प्रेशर कम होती है, उसका प्रेशर जो कितना होता है, 80 mmHg होता है। 80 mmHg इतना प्रेशर होता है वो खून का, जो हार्ट के पास वापस आ रहा होता है। तो इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्पिग्मो मैनोमीटर। आपने देखा होगा स्पिग्मो मैनोमीटर। बेसिकली क्या होता है, इसमें एक पट्टा होता है, पट्टा, उसको ऐसा लपेटना पड़ता है, यहाँ पे पट्टा होता है, और उससे जुड़ा होता है एक हमारा पंप। ऐसे ऐसे पंप करना पड़ता है, ऐसे ऐसे पंप करोगे ना, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो हम पहले क्या करते हैं ना, 120 तक पंप कर देते हैं। पहले बहुत खूब ज्यादा पंप किया, प्रेशर को जो है ना 200 तक पंप कर देते हैं। अब जब प्रेशर 200 हो गया, उसको फिर रिलीज करते हैं, उस पंप को जैसे जैसे रिलीज करेंगे ना, उसमें टिक 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 की आवाज आती है। तो जो पहला टिक सुनने को मिलेगा, मान लो पहला टिक जो है आपको 150 पे सुनने को मिला, प्रेशर रिलीज कर रहे हो और आपको जो है वो पहला आवाज सुनाई दे रही है, मतलब गैस जो निकल रही है, प्रेशर डाल के रखी हो, वो गैस के निकलने की आवाज सुनाई देती है। मान लो पहला आवाज जो है आपको 150 पे सुनने को मिला, वो हो गया आपका सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब ऐसा प्रेशर जिससे कि वो प्रेशर कौन सी है, वो प्रेशर वो है जो आपकी हार्ट
पंप कर रही है, वो है ना, वो वाला प्रेशर है कि आपका हार्ट इस गति इस प्रेशर से खून को पंप कर रहा है। मान लो दूसरा टिक आपको 90 में सुनाई दिया, तो ये हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर आपका 150/90 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हाइपर टेंशन हो गया। क्या हो गया, हाइपर टेंशन, है ना। इसी को तो बोलते हैं कि भैया इसका जो है इसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, हाइपर टेंशन हो गया। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, है ना। ब्लड प्रेशर मान लो कम हो जाए, 120 से मान लो 100 हो जाए, 80 से 70 हो जाए, तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन हो गया, ब्लड कम हो गया। समझ रहे हो। तो स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या बताया गया यहाँ पे कि आर्टिफिशियल रेन, है ना, ये हमको धोखा में डालने के लिए, क्या डालने के लिए, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश करवाना है। समझ रहे हो, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश करवाना है, तो कि कौन सा केमिकल का यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड, AgI, है ना। सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा केमिकल है जिसको अगर मान लो किसी एयरक्राफ्ट से हम लोग अगर बादल पर छिड़क दे सिल्वर आयोडाइड को, तो उससे क्या होगा कि नकली बारिश होना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग। समझ रहे हो। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन बना सकते हैं। कहाँ है सिल्वर आयोडाइड, ये रहा, है ना, AgI टिक करती है। और आगे बढ़ते चलते, अगला देखो यहाँ पे क्या है। अब पूछ रहा है कि आपके नाखून बनाने में, आपके बाल बनाने में, आपका स्किन बनाने में, जो स्किन का टॉप लेयर है उसमें कौन से सब्सटेंस का मुख्य रोल है। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं स्किन वगैरह की बात करूं, जो स्किन का सबसे टॉप लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। स्किन का सबसे टॉप लेयर जो होता है, सबसे ऊपर वाला चमड़ा, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उससे थोड़ा नीचे घुसोगे तो आपको डर्मिस देखने को मिलेगा। काफी सारे होते हैं, 4-5 लेयर होते हैं, सबका नाम तो बता नहीं देंगे, समय लग जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है एपिडर्मिस, उससे थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको डर्मिस देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो स्किन हो गया या आपके नाखून हो गई, इन सब को बनाने में केराटिन नाम का एक सब्सटेंस जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपकी एपिडर्मिस में केराटिन खूब होता है भैया, जिसके अंदर केराटिन है उसका जो है उसमें जो स्किन वगैरह जल्दी जल्दी बनता है। समझ रहे हो। तो केराटिन के होने से आपके नाखून, आपके बाल, है ना, आपकी स्किन जो है वो सही से ग्रो करेगी। तो ऑप्शन 3 हो जाए, केराटिन टिक करते हैं। और आगे बढ़ते चलते हैं, अगला देखते हैं। आप देखो क्या बताया गया, पूछ रहा है एंड बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, है ना। एक बॉडी जो है वो रेस्ट में रहना चाहती है और कोई यूनिफॉर्म बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। ये कौन सा लॉ है, बताओ, ये कौन सा लॉ है जिसमें कि एक बॉडी अगर रुकी हो तो वो रुकी अवस्था में ही रहनी चाहती है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। ये सिद्धांत, ये लॉ किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। न्यूटन के टोटल 4 लॉ मैंने बताया है ना। न्यूटन ने अपने जीवन काल में 4 लॉ दिए, है ना, जिसको 3 तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोशन 3 हो गए। और चौथा लॉ जो था उन्होंने वो दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, है ना, F=G m1 m2/r²। वो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था चौथा वाला। जो पहला लॉ था न्यूटन का, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि कोई बॉडी अगर रुकी अवस्था में है तो वो रुकी ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि बराबर समय में बराबर डिस्टेंस कवर करना। मान लो पहला 1 किलोमीटर किसी ने कवर किया, 5 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर फिर 5 मिनट, अगला 1 किलोमीटर फिर 5। तो आप क्या दिख रहे हो कि उसको जो है बराबर डिस्टेंस कवर करने में बराबर समय लग रहा है, 5-5 मिनट। तो मैं बोल सकता हूं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो न्यूटन ने यही कहा था कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहेगी, मतलब बराबर समय में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती रहेगी। और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगी, रुकी रहेगी तब तक जब तक उस पे कोई बाहरी दबाव, बाहरी फोर्स ना लगे। जाहिर सी बात है ना। मान लो ये माउस की बात करें, माउस ऐसे मेरे हाथ पे रुकी हुई है, इस पे अगर मैं दबाव लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मूव करना शुरू करेगी। लेकिन अगर फोर्स नहीं लगाए तो क्या ये मूव करेगी, ऐसे पड़ी रहेगी। समझ रहे हो। उस तरीके से कोई अगर बॉडी मूव कर रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, बराबर समय में बराबर गति तय कर रही है, उस पर अगर फोर्स नहीं लगाएगा कोई तो उसी गति से मूव करते रहेगा। समझ में आ रहा है। कई बार क्या है ना कि फोर्स लगाने से भी बॉडी स्टेट चेंज नहीं करती। समझ रही है, कब होता है पता है, मान लो ये बॉडी मेरे हाथ पे रुकी है, इसमें मैं फोर्स लगा दूंगा ना, फिर भी ये रुकी रहेगी। अब बोलो ये कैसे, ये इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मान लो ये हमारी एक बॉडी है, यहाँ पे ऊपर से मान लो कोई जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और उसी के उल्टे साइड से यहाँ से भी मान लो किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। जैसे मान लो ये माउस है, तो माउस के यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और सेम लाइन में जो है उधर से किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों कैंसल आउट कर देंगे। तो इस अवस्था में जब बैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो बॉडी पे, तो भी बॉडी जो है अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, और मोशन वाली बॉडी मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, समझ में आएगी आपको बॉडी। तो ये लॉ हमारे न्यूटन ने दिया था, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ रहे हो। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज। देखो वायरल डिजीज उसे कहते हैं जो वायरस से फैलता है। वायरस से फैलने वाली बीमारी को हम लोग वायरल डिजीज कहते हैं। तो यहाँ चारों में से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, यहाँ पे रोसेला दिख रहा है, प्लेग दिख रहा है, इबोला दिख रहा है, एड्स दिख रहा है,
देखो प्लेग की बात करें ना, प्लेग, तो प्लेग ऐसी बीमारी जो कि चूहों से फैलती है ज्यादातर ना। प्लेग जो है चूहों से फैलती है। इसका अगर मैं वेक्टर, अगर मैं बात करूं मतलब किस बैक्टीरिया से फैलता है, प्लेग की बात करें तो वो फैलता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है येरसीनिया। उसकी मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, येरसीनिया कुछ नाम है, येरसीनिया येस्टिस ऐसा ही कुछ। तो येरसीनिया नाम का एक बैक्टीरिया है जिससे कि प्लेग नामक बीमारी होती है, और ये चूहों से फैलती है। किससे फैलती है? चूहों से फैलती है। एड्स की बात करें, एड्स तो ये एक हमारी एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाली बीमारी है ना। ये हमारी एचआईवी जो होती है, एचआईवी वायरस, उस वायरस से हमारी एड्स फैलती है, एचआईवी वायरस से। या तो सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैल जाएगा, समझ आ रहा है, कोई जो है शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उससे क्या होता है, एड्स बीमारी फैलती है। या मान लो किसी का खून अगर दूसरे बॉडी में चले जाए, है ना, कोई एक इंसान है जिसके अंदर एचआईवी वायरस है, उसका खून किसी दूसरे इंसान में चले जाए जो कि हेल्दी पर्सन है, तो उसको भी क्या है, एचआईवी हो जाएगी। और एड्स एक ऐसी बीमारी है ना, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि 3 साल तक आपको पता नहीं चलेगा। मान लो अगर आपके अंदर एचआईवी वायरस आ गया, एचआईवी वायरस आ गया तो 3 साल तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में क्या है क्या नहीं। 3 साल के बाद अपना असर दिखाना शुरू करेगा। और असर क्या होता है, इसको एड्स हो जाता है ना, वो कभी भी एड्स से नहीं मरता है। एड्स वाला पर्सन कभी एड्स से नहीं मरेगा। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बेसिकली, जो एचआईवी वायरस होता है ना, आपके डब्ल्यूबीसी जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल, उसको जाके नष्ट करता है, उससे खत्म करता है, उस पे जाके चिपकेगा, मारेगा, चिपकेगा और उसको मारना शुरू कर देता है। तो धीमे धीमे करके चूंकि आपका जो डिफेंस था, आपका जो सोल्जर था बॉडी का, डब्ल्यूबीसी, उसी को मारता, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। तो 3 साल तक तो खूब मारेगा दबा के, वो पता नहीं चलेगा आपको। उसके बाद आपको मान लो सर्दी जुकाम भी हो गया, तो आपकी चूंकि बॉडी इतनी आपकी वीक हो गई है, सर्दी जुकाम जो होता है ना, तो उससे भी आपकी मौत हो सकती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक कर देता है एचआईवी कि आपको सर्दी जुकाम होने से भी, किसी को सुने हो सर्दी जुकाम होने से मर गया? नहीं। लेकिन जो एड्स वाला पर्सन होगा, उस सर्दी जुकाम होने से भी चांसेस है कि वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? उस समय कोई भी बीमारी उसको होगी, चाहे कितना भी कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, मृत्यु होना तय है उसका। जिसको एड्स हो गया उसको कोई नहीं बचा सकता, समझ रहे हो? तो ये सारे जो आप देख रहे हो, रोसेला, इबोला, एड्स, ये सब कैसे वायरल डिजीज है। लेकिन प्लेग ऐसा है जो कि चूहों से फैलता है ना, येरसिनिया नाम के बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरियल ये है बैक्टीरियल डिजीज। कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज, ये वायरल डिजीज नहीं है। ठीक है, टिक करते और आगे बढ़ते चलते। अगला देखो यहाँ पे क्या बताया गया, नेफ्रोलॉजिस्ट। ये रिलेटेड है किडनी से। देखो किडनी में ना लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स होते हैं ना। किडनी में अभी बताऊंगा तो समय लग जाएगा। किडनी में क्या होते हैं, अगर किडनी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, उसमें नेफ्रॉन, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी में होते हैं, काफी सारे नेफ्रॉन। उसलिए जो है किडनी का अध्ययन, जो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। उस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट इसे कहा जाता है। तो जो हमारी हार्ट होती है ना, हार्ट, दिल जो होता है, दिल का बाहरी कवर जो होता है, दिल का बाहरी कवर वो पेरिकार्डियम का बना होता है। जैसे अगर हार्ट की बात करो, नॉर्मल बना दे रहे ऐसे हार्ट, तो हमारी जो हार्ट जो होगी उसका आउटर कवरिंग जो होगा वो पेरिकार्डियम का होता है। किसका? पेरिकार्डियम का। तो वहां से पेरिकार्डियम, कार्डियम, कार्डियम कुछ आ रहा है ना, देखो कार्डियम से कार्डियोलॉजी लग रहा है ना। हाँ, तो मतलब ऐसा डॉक्टर जो कि हार्ट का इलाज करता है उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 हार्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, मतलब होता है कमी। तो हेमोग्लोबिन की कमी होने से हेमोग्लोबिन की कमी होने से इन चारों में से कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो आपको पता है कि हमारे खून में हेमोग्लोबिन होता है भैया, हमारा ब्लड लाल किस लिए? हेमोग्लोबिन होने के कारण, है ना। आपको एक एक इंसान में जो है 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होना ही चाहिए, आप चेक कराना। और आपके बॉडी में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन नहीं है, समझ लो कि आप जो है खतरे का कगार में हो, आप जो है हम हर समय कमजोर रहोगे। हेमोग्लोबिन जिसमें नहीं है थका थका रहेगा एकदम, समझ लो। 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए शरीर के अंदर। अब देखो हेमोग्लोबिन क्या है ना, बॉडी को लाल रंग प्रदान करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेमोग्लोबिन ये है वो जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, यहां से वहां भेजता है। और जब किसी बॉडी ने अपना वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, यूरिया वगैरह बना लिया, उसको वापस फिर हेमोग्लोबिन ही लेके जाता है ब्लड के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो हेमोग्लोबिन क्या है? डीलर है। क्या है? डीलर, बीच में डील करता है, यहां से लिया वहां दिया, वहां से लिया यहां दिया। तो हमारे ब्लड में लाल रंग प्रदान करता है हेमोग्लोबिन, यहां से वहां डीलरशिप करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी होने से आपको एनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? अनीमिया। देखो अनीमिया जो है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बेसिकली आयरन की कमी से होता है। हमको खाने में से आयरन मिलता है ना भैया। अब आयरन को ही नहीं कि भैया लोहा डायरेक्ट चबा गया, आयरन की बात कर रहे हैं। बेसिकली किसी भी चीज को अगर नैनो पार्टिकल में तोड़ दोगे तो उसकी नेचर खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आयरन की बात करें, मान लो आपकी बॉडी में आयरन का कमी हो गया, तो अगर सरिया आप आयरन चबा जाओगे डायरेक्ट,
तो जाहिर सी बात है मरना आपका तय है। लेकिन उसी आयरन को मैंने क्या किया, बहुत कूट दिया, नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल मतलब क्या, 10⁻⁹ 10⁻⁹ मतलब आपको क्या किया, मान लो 1 मीटर का कोई आयरन है, उसको करोड़ टाइम्स तोड़ दिया, करोड़ टाइम इतना छोटा छोटा कर दिया, उसको फिर आप खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो। किसी को नैनो नैनो पार्टिकल में तोड़ दो, फिर दबा के खाओ, कुछ नहीं होगा आपको। तो किसी के बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है हेमोग्लोबिन के अंदर, तो उसको एनीमिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है। ये आयरन किस में होता है, हेमोग्लोबिन में ही होता है बेसिकली, हाँ ये होता है हेमोग्लोबिन में ही। तो हेमोग्लोबिन का कमी मतलब आयरन की कमी, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग में ना, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ह्यूमन बींग में क्या होता है, जैसे ब्लड की बात करें, ब्लड तो एक एक पुरुष में बात करें मेल में, तो 5 लीटर, 5.5 लीटर ब्लड बनता है। 5.5 लीटर ब्लड मेरे शरीर के अंदर भी होगा, मेरे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है। फीमेल में बात करें महिलाओं में, तो 5 ही लीटर ब्लड होता है। मेल के मुकाबले फीमेल में ½ लीटर ब्लड कम होता है। हमारे में क्या है, 5.5 लीटर ब्लड है, और फीमेल में क्या है, 5 ही लीटर ब्लड बनता है, समझ रहे हो। और ये सारा ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, ये सारा ब्लड जो है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, बॉडी का स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है स्टमक के पास स्प्लीन, उसी को कहते हैं बॉडी का ब्लड बैंक, है ना। वो उसी में सारा खून स्टोर रहता है भैया। आपके क्या है, अगर दिल की बात करें हार्ट में, तो उसमें तो क्या है, एक बार में तो 150 ml, हार्ट में जो है एक बार में 150 ml खून जा सकता है। अब बाकी का 150 ml निकाल दो, तो बाकी का खून कहाँ है, 4 लीटर 4.5 लीटर, वो सब आपके स्प्लीन में जमा हो जाता है, समझ रहे हो। तो फीमेल में जो है 5 लीटर होता है। इसलिए अगर एक मेल कैंडिडेट हो, एक फीमेल कैंडिडेट हो, और खून अगर लेना हो, तो महिला से मत लेना, पुरुष से लेना। क्यों, क्योंकि उसमें तो खून ऐसे ही कम है भैया, खून कम है मतलब हेमोग्लोबिन कम है, हेमोग्लोबिन कम है मतलब आयरन कम है, सब कम है, उसलिए कमजोर रहती है बेचारी। उसलिए क्या हमें मेल से खून लेना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनीमिया। टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे अब क्या बताया गया, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज आयन। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जब भी बेसिकली जब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, है ना, जब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं, यूरेनियम जिसे बोलते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम हो गया, या मान लो अगर बात करें पोलोनियम हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, देखो हमें क्या है, मान लो अगर एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो कोयले से एनर्जी मिल जाएगा, कोयले से मिल जाएगा, पेट्रोल से मिल जाएगा डीजल से मिल जाएगा, है ना। एनर्जी चाहिए तो क्या हमें लकड़ी से मिल जाएगा। लेकिन सबसे जबरदस्त एनर्जी चाहिए तो आप किसको लेके आ जाओ, यूरेनियम को, यूरेनियम पोलोनियम। आपके पास मान लो अगर आपके पास जो है 1 kg यूरेनियम है, कितना, 1 kg, 1 kg यूरेनियम आप समझ नहीं सकते हो, सबसे महंगा पदार्थ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, इससे ज्यादा महंगा कुछ होता ही नहीं है। हमारे इंडिया में यूरेनियम बहुत कम है, यूरेनियम बाहर से एक्सपोर्ट होता है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और यूरेनियम को जब जलाओगे ना, यूरेनियम को, तो इसमें से इतनी एनर्जी मिलेगी जितना कि आपका पूरा एक शहर 1 महीने तक जल जाएगा। समझ में आ गया। आपके शहर में मान लो बिजली पहुंचाना है, आपके पास बस 1 kg यूरेनियम हो, उसको जलाओगे तो 1 महीने तक आपके पूरे शहर में सबको बिजली प्रदान कर देगा भैया यूरेनियम, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल की बात की गई है। तो जब भी कोई विस्फोट होता है, मान लो यूरेनियम को जब फटाना हो, तो जब यूरेनियम हम क्या करते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को हमको क्या होता है, उसको जो है जलाना पड़ता है ना, उसको विस्फोट कराना पड़ता है। उसमें यूज करते हैं जर्कोनियम का, जर्कोनियम का यूज करके हम लोग यूरेनियम को फटवाते हैं, उसका विस्फोट करवाते हैं। उसमें से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा, है ना, ये सब पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब निकलते हैं। उसमें से और भी काफी कुछ निकलता है, शॉक वेव वगैरह निकलता है, समझ रहे हो। तो ये जो होता है ना अल्फा, उसी की बात की गई है यहाँ पे, समझ रहे अल्फा क्या हो गया। अल्फा क्या है, बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियर, ये जो होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसके फटने से निकलते हैं। ये जो है ना अल्फा पार्टिकल, ये इतना खतरनाक नहीं होता है, बीटा और गामा खतरनाक होते हैं। ये जो गामा है ना, गामा, ये गामा रे इतना खतरनाक है, आपके शरीर को आर पार कर देगा। आपके शरीर में अगर घुस गया ना, तो किसी भी अंग को चीर देगा, फाड़ देगा। ये गामा रे इतना खतरनाक है, आपके सामने गामा रे का टॉर्च जला दिया ना आपका दिल में, तो दिल को छेद करके निकल जाएगा। ये अल्फा रे तो उतना खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पे उसी अल्फा पार्टिकल की बात समझ गए। आपको बेसिकली मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या है, समझा दिया। अब जो अल्फा पार्टिकल जो है ना, वो क्या होता है, जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम, हीलियम एटम के पास कितना होता है, हीलियम के बात करें, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लो मैंने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब क्या, He2+ हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि 2 निकाले हैं तो 2+। तो इसका मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या होगा, जो हीलियम का नाभि होगा, नाभि, उसमें तो बस क्या होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए बाहर। समझ में आ रहा है। तो एक ऐसा हीलियम जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो, तो बस अब क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बचे हो। उसी तरीके से हमारा जो होता है अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल इसी की तरह होता है, He2+ की तरह ही, समझ रहे हो। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हीलियम। देख लिया आपने, अल्फा पार्टिकल जो है ना हीलियम की तरह ही होता है। हीलियम का डबली चार्ज पार्टिकल जो है, वो बिल्कुल हूबहू अल्फा पार्टिकल की तरह दिखता है। समझ में आई ये बात आपको, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्या बताया गया है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर। देखो फ्लावर की बात करें तो जैसे हमारे में मेल फीमेल होता है ना भैया, मेल गैमेट होगा स्पर्म, फीमेल गैमेट होगा ओवम, उस तरीके से ना फ्लावर में भी होता है। एक फूल जब फल बनता है, जब फूल को जब फल बनना होता है उस समय होता है पॉलिनेशन प्रोसेस। क्या होता है भैया? पॉलिनेशन। तो उस समय क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जैसे मान लो फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमेन, है ना। जैसे मान लो ये एंथर हो गया, जैसे यहाँ मैं बना दूं, जैसे ये मान लो ये फ्लावर है, ये ऐसा कुछ फ्लावर है, रैंडम बना दे रहे हैं। मान लो फ्लावर में क्या होगा, बीच में एक ऐसा निकला होगा, आपने देखा होगा बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा फ्लावर का, और एक ऐसा ऐसा निकला होगा साइड साइड से, ऐसा ऐसा निकला होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसा ऐसा कुछ निकलता होता है, एक बीच में ऐसा होगा आपको। तो इस ये जो होता है ना फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसको हम लोग एंड्रोशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। तो ये देखो यहाँ पे ये होता है, समझ में आ रहा है? ये होता है हमारा फिलामेंट, और यहाँ पे होगा एंथर, ये होगा एंथर। फिलामेंट और एंथर ये दोनों क्या है? मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। इन दोनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है? स्टेमेन। दोनों को इकट्ठे क्या कहते हैं? स्टेमेन। और जो फीमेल पार्ट होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको कार्पेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्पेल। और कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। तो क्या होता है ना कि एंथर जो होता है, ये जो होता है एंथर, मेल पार्ट का जो एंथर होता है उसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। ऐसे 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 पीले कलर के दाने होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जब यहां से उठ के इस पे आ जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अंडा होता है, अंडा, जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर फीमेल पार्ट की बात करें, फीमेल पार्ट यहाँ पे बना दूं मैं इस तरीके से, ये जो फीमेल पार्ट होगा ना हमारा, इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाला क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और तीनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? तीनों को इकट्ठे बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। तो ओवरी में क्या होता है? दो अंडा होता है इस तरीके से, जिसको ओव्यूल बोलते हैं। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी में ओव्यूल, दो अंडे होते हैं। तो जो एंथर ऊपर से जो पोलन ग्रेन आता है ना, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आके एक पोलन ग्रेन इससे फ्यूज होता है, एक पोलन ग्रेन इससे आके फ्यूज हो जाता है। और यही फ्यूज होने के बाद जो है कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है, तो फिर ये पार्ट जो है सीड बन जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, ये पार्ट जो है सीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीड, बीज बन जाएगा, बीज, ये बन जाएगा सीड। और जो बाहरी पार्ट है ओवरी, ये बन जाता है हमारा फल। जो फल का आउटर कवरिंग है, सॉफ्ट पार्ट, वो बन जाता है ओवरी, और अंदर बच जाता है जहां पे फ्यूज हुए हैं दोनों, वो बन जाता है हमारा सीड। समझ रहे हो? तो वही पूछ रहा है कि जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहते हैं, सिंपल। ओवरी के अंदर तो ओव्यूल ही है ना, दो अंडे होते हैं, एक तो फ्यूज कर गया और एक ऐसे ही बचा रहता है। बेसिकली एक जो बच जाता है ना ऐसे, उससे क्या है, एक और हमारे आते हैं पोलन ग्रेन, एक और पोलन ग्रेन आता है, और दूसरे वाले से भी फ्यूज होता है, लेकिन वो फिर बीज नहीं बनाते हैं। वो जो फ्यूज होता है ना दूसरे वाले से, वो इसको न्यूट्रिशन देते हैं। क्या देते हैं? न्यूट्रिशन। समझ रहे हो? मतलब एक ने तो एक से फ्यूज कर लिया, और दूसरा अंडा जो बचता है उससे फिर वापस दूसरा पोलन ग्रेन आके उससे जो है फ्यूज होता है, और फिर वो उसको न्यूट्रिशन देते हैं। समझ में आ गया? तो हमारे ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। साइफिलिस नाम की बीमारी है, साइफिलिस, जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। देखो एड्स की बात करें साइफिलिस की बात करें, फिर एक और गोनरे होता है, गोनरे की बीमारी है। तो ये कुछ ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ज्यादातर फैलते हैं। एड्स हो गया, साइफिलिस हो गया, गोनरे हो गया, ये सब ज्यादातर जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, शारीरिक संबंध बनाने से फैलते हैं। तो ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, ये फैलता है बैक्टीरिया से। और ये जो है टीनेपेडिस, 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 टीनेपेडिस का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एथलीट्स फुट। क्या बोलते हैं? एथलीट्स फुट। आपने देखा होगा कई बार पैरों में क्या होते हैं, जो महिलाएं, बेसिकली लड़के पुरुष, महिला को भी, कोई भी जो ज्यादा देर पानी में रहेगा, देखो उसको जो है ना काफी काम करना पड़ता है पानी में। आपने देखा होगा घर में आपके मदर भी होती है, काफी पानी में काम करती है ना, पानी वगैरह में उनको काम करना पड़ता है ऐसा। तो जब पानी में जब ज्यादा पैर लग जाता है फुट में, तो आपने देखा होगा क्या होता है ना कि बेसिकली जैसे मान लो ये फुट है, अब फुट तो उठा के दिखा नहीं सकते, मान लो फुट है, तो फुट के ऐसे ऐसे जो होगा ना जॉइंट, यहाँ पे देखना छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? ऐसे करके छाले पड़ जाते हैं, और वो धीरे धीरे नोचते नोचते क्या होता है, और बढ़ने लगता है। उसको खुजलाओगे तो और क्या होगा? बढ़ेगा वो। उसी को बोलते हैं एथलीट्स फुट, जो पैर में हो जाता है उसी को एथलीट्स फुट बोलते हैं। एक और नाम है टीनेपेडिस। एथलीट्स फुट जो है वो फंगी से होता है, फंगस से। समझ रहे हो? प्रोटोजोआ एल्गी वायरस से नहीं होता है, बल्कि एथलीट्स फुट किससे होता है? फंगी से होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फंगी। ठीक है, लेक्चर यही पेंट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से देखना, 25 क्वेश्चन, इसके बाद और लेके आएंगे बाकी के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।